central banks from the US to England, Switzerland, Australia, South Korea, India, and elsewhere, they've all raised interest rates and say more are probably on the way. In contrast, the BOJ governor says it's prepared to move monetary policy in the opposite direction. While the BOJ's decision to stick to its ultra-low interest rate policy hammering the yen, it is continuing to depreciate against the US dollar. And as expected, the central bank has kept its short-term rate target at negative 0.1%. It's also maintained the 10-year bond yield target at around 0%. Now it says it will continue buying Japanese government bonds. हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य तिवारी। आज के इस वीडियो में हम जापान के ऊपर बात करने वाले हैं। बैंक ऑफ जापान, गवर्नमेंट ऑफ जापान और जापान के उधार के बारे में, जापान के महंगाई के बारे में और डिटेल में समझने वाले हैं कि जापान की इकोनॉमी में चल क्या रहा है, उनका स्टॉक मार्केट क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा, उनके देश में आखिर हो क्या रहा है। क्या आपको पता है जापान की इकोनॉमी पे 12 ट्रिलियन डॉलर्स का उधार है, उनका जीडीपी 5 ट्रिलियन डॉलर का है और उनके ऊपर उधार 12 ट्रिलियन डॉलर का है। जस्ट इमेजिन 240% जीडीपी का 240% का उधार है उनके ऊपर, यानी जितना जीडीपी नहीं है उससे 2 गुना से भी ज्यादा उधार है जापान की इकोनॉमी पे। ये हुआ क्यों, क्या कारण है इसके पीछे? अगर हम 12 ट्रिलियन डॉलर को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये होता है 975 लाख करोड़। जस्ट इमेजिन 975 लाख करोड़, इतना पैसा होता है इंडियन रुपीस में जो उनके ऊपर उधार है। गवर्नमेंट ऑफ जापान के ऊपर इतना उधार है। जापान के ऊपर ये जो उधार का जो बोझ बढ़ना चालू हुआ, ये हुआ 1990s के बाद से, जब जापान की इकोनॉमी में एक बबल बर्स्ट हुआ, स्टॉक मार्केट बर्स्ट हुआ, रियल एस्टेट के प्राइसेस नीचे गिर गए, लोगों का फाइनेंस तहस नहस हो गया, लोगों का जॉब जाने लगा, यानी जापान की इकोनॉमी एक तरीके से रुक गई, वो आगे बढ़ना बंद कर दी, ऊपर से वो एक समय के लिए नीचे गिरने लगी। इतना ज़्यादा जापान का इकोनॉमी 1990s से पहले बढ़ गया था कि वो एक बबल में पहुंच गया था, जिसके कारण सारे के सारे प्राइसेस क्रैश कर गए। फिर आने वाले टाइम में जापान की गवर्नमेंट ने बहुत सारा खर्चा किया उधार लेके, अपने लोगों के हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अपने देश का खर्चा चलाने पे। जैसे कि आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि वहाँ का जो एवरेज पॉपुलेशन है जापान का, वो मोर देन 40 ईयर्स के हैं। यानी अगर आप देखो तो वहाँ के लोग जवान नहीं, वहाँ के लोग अब बूढ़े हो रहे हैं। वहाँ के लोगों का एज बहुत ज़्यादा है, जो एवरेज एज है, तो उनको हेल्थ केयर का बेनिफिट्स देना पड़ता है, उनको सिक्योरिटी देना पड़ता है, उनको बहुत सारा सुविधाएं देनी पड़ती हैं, जो गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है। 1990s में जापान का उधार पहली बार उसके जीडीपी के बराबर हुआ था, यानी जब 1990s में उसका जितना जीडीपी होगा साल का, पहली बार उतना उधार हो गया जापान के ऊपर एक साल में। अब आप यहाँ पे सवाल पूछ सकते हो कि यार ये उधार उन्हें दे कौन रहा है, कौन है वो लोग जो जापान को उधार देता है? जापान की सेंट्रल बैंक, जिसका नाम है बैंक ऑफ जापान। बैंक ऑफ जापान गवर्नमेंट ऑफ जापान को उधार देती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ जापान बॉन्ड इशू करता है और बॉन्ड इशू करके कहता है कि आप मुझे उधार दें और मैं आपको कुछ इंटरेस्ट दूंगा आपके पैसे पे। वैसे देखा जाए तो बैंक ऑफ जापान एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पर बहुत सारे पॉलिसीज में ये गवर्नमेंट के साथ तेल मेल बैठाकर काम करती है। अभी जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि 2020 में कोविड आया था, जिसने पूरे के पूरे दुनिया को एक रिसेशन में डाल दिया है। जापान की इकोनॉमी पहले से रिसेशन में, और कोविड के कारण उनकी इकोनॉमी पे और बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। उनको और बहुत सारा उधार लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है और देश चलाना है। कोविड के कारण सारे बिजनेसेस रुक चुके हैं, लोगों को सुविधाएं देनी है, लोगों को फैसिलिटीज़ देना है, तो फिर बैंक ऑफ जापान ने उधार दिया गवर्नमेंट ऑफ जापान को। और आपको ये समझना पड़ेगा कि यार ये बैंक ऑफ जापान उधार देती कहाँ से? क्या बैंक ऑफ जापान के पास बहुत सारा पैसा है? नहीं, बैंक ऑफ जापान पैसे प्रिंट करके गवर्नमेंट ऑफ जापान को देती है पैसे। और अगर आप एक चीज़ देखोगे तो जो बॉन्ड्स इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ जापान, उसका आधा से ज़्यादा हिस्सा उस बॉन्ड का बैंक ऑफ जापान के पास है। मतलब जितना बॉन्ड गवर्नमेंट ऑफ जापान ने इशू कर रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा उस बॉन्ड को बैंक ऑफ जापान ने खरीद रखा है। ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड गवर्नमेंट ऑफ जापान का बैंक ऑफ जापान ने खरीद रखा है, जिसके कारण बॉन्ड्स के प्राइसेस ऊपर जाते रहते हैं, उसका डिमांड मार्केट में बरकरार रहता है। इसीलिए जो इंटरेस्ट रेट है बॉन्ड के ऊपर, वो नीचे गिरता है। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि बॉन्ड्स के प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट एकदम इन्वर्सली चलते हैं। अगर बॉन्ड्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट घटेंगे, अगर बॉन्ड्स के प्राइसेस गिर रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। सो एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ जापान पूरे के पूरे तरीके से निर्भर है बैंक ऑफ जापान पे। बैंक ऑफ जापान ने सारा पैसा गवर्नमेंट ऑफ जापान को दे रखा है ताकि वो देश चला सके। बैंक ऑफ जापान ने गवर्नमेंट ऑफ जापान को जितने उधार दिए हैं वो सारे ऑलमोस्ट 0% इंटरेस्ट पे दिए हैं। क्यों? इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ऑफ जापान के पास पैसे नहीं है, वहाँ की इकोनॉमी रुक चुकी है, वो पहले से डेफिसिट में चल रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट कहाँ से चुकाएंगे अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो। सो यहाँ तक हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आई कि बैंक ऑफ जापान पैसे दे रही है गवर्नमेंट ऑफ जापान को। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ जापान के पास पैसे नहीं है।
$12 ट्रिलियन से ज़्यादा का उधार ले रखा है गवर्नमेंट ऑफ जापान ने। आधा से ज़्यादा उधार बैंक ऑफ जापान ने दिया है और कुछ उधार वहीं के लोगों ने उन्हें दे रखा है। पूरा का पूरा इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गया है, पूरा का पूरा इकोनॉमी रुक चुका है। यानी लोग क्या कर रहे हैं, अपना पैसा सरकार को दे रहे हैं, सरकार उसी पैसे से लोगों का खर्चा चला रही है। एक तरीके से पैसा घूम रहा है, पैसा से कुछ डेवलप नहीं किया जा रहा, वहां बिजनेसेस नहीं बढ़ रहे हैं, बस पैसा लोगों के हाथ से निकल के सरकार के पास जा रहा है, फिर सरकार उसी पैसा को यूज करके लोगों को सुविधाएं देती है और कुछ पैसा बैंक ऑफ जापान प्रिंट कर देता है और सरकार को दे देता है, जिसके कारण महंगाई बहुत तेजी से जापान में बढ़ रहा है। सो एक सवाल उठता है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो जापान के डेट को बाय करते हैं एक्सेप्ट बैंक ऑफ जापान। बैंक ऑफ जापान तो चलो बॉन्ड खरीद रही है आधा से ज्यादा, और आधा बॉन्ड कौन खरीद रहा है, गवर्नमेंट ऑफ जापान का। तो आपको जान के हैरानी होगा कि आधा से ज्यादा बॉन्ड्स जो खरीदे जा रहे हैं वो वहीं के लोगों के द्वारा खरीदे जा रहे हैं, जापान के लोगों के द्वारा, जापान की कंपनियों के द्वारा। क्योंकि जितने ज्यादा वहां पे रिस्क एवर्स लोग हैं जो स्टॉक मार्केट से परेशान हो गए हैं, क्यों, क्योंकि जापान का स्टॉक मार्केट पिछले 30 साल में बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उल्टा उसने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। अब जाके उसने अपने उस हाई को टच किया है जो हाई स्टॉक मार्केट ने 30 साल पहले टच किया था जापान का। सो जो लोग स्टॉक मार्केट से परेशान हो गए हैं, जो लोग क्रैश से परेशान हो गए हैं, जिनके अंदर डर है मार्केट के गिरने का, वो अपना सारा पैसा गवर्नमेंट ऑफ जापान को दे देते हैं। दूसरा, आपको जान के हैरानी होगा कि वहां का जो एवरेज पॉपुलेशन है, जैसा कि मैंने बताया, वो 50 या 40 के आसपास का है, तो वो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते अपने लाइफ में, इसीलिए वो अपना पैसा स्टॉक मार्केट में ना डाल के, रियल एस्टेट में ना डाल के, वो अपना पैसा बॉन्ड्स में डाल देते हैं, जिसके थ्रू पैसा डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास चला जाता है। और तीसरे वो लोग हैं जो वहाँ की इंश्योरेंस कंपनीज है, बैंक्स हैं और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, जिनको और कोई अपॉर्चुनिटी जापान में दिख नहीं रहा। जापान का मार्केट बढ़ नहीं रहा तो वहाँ लोग पैसे नहीं लगा रहे, रियल एस्टेट के प्राइसेस बहुत बढ़ चुके हैं तो वहाँ लोग पैसे नहीं लगा रहे, बाकी और कोई बिजनेसेस वहाँ उभर नहीं रहे हैं तो वहाँ लोग पैसे नहीं लगा रहे। तो उनको एक ही चीज़ दिखता है कि गवर्नमेंट के बॉन्ड में पैसे लगा दो, जो कि सेफ भी है, जो कि इंटरेस्ट भी थोड़ा मोड़ा जो आ जाएगा काफ़ी है, पर मेरा पैसा तो सेफ है। और बहुत कम पोर्शन जो पूरे के पूरे बॉन्ड है जापान के, उसमें बहुत कम पोर्शन ही कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने खरीद रखा है। तो यानी आप एक तरीके से देखो तो जापान के गवर्नमेंट ने जो सारा बॉन्ड इशू किया है उसमें 90% बॉन्ड किसने खरीदा है, वहीं के लोगों ने और वहां के बैंक ने। यानी जापान ने ही खुद बॉन्ड इशू करा, जापान के लोगों ने इस बॉन्ड को खरीदा। ये पूरा बात है। जापान की इकोनॉमी अभी तक सर्वाइव इसलिए कर रही है क्योंकि करीब $3 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट और फॉरेक्स रिजर्व जापान के पास है। जापान के पास ऑलमोस्ट $3 ट्रिलियन का क्या है, इन्वेस्टमेंट और फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व होता है जो डॉलर में उसके पास पैसे पड़े हैं, तो डॉलर में बहुत सारे पैसे भी उनके पास पड़े हैं और विदेश में, फॉरेन में उन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है जापान ने। जापान की गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा इशू है, फिर भी इतना सारा उनके ऊपर डेट हो गया है कि इंटरेस्ट रेट चलो 0 है, लेकिन फिर भी बजट का दूसरा सबसे बड़ा अमाउंट केवल इंटरेस्ट पे करने में चला जाता है। जरा सोचो, अभी इंटरेस्ट रेट 0 के एकदम करीब है, यानी मान के चलो इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, फिर भी जापान का बहुत सारा पैसा जो बजट का है वो इंटरेस्ट पे करने में चला जाता है। सोच के देखो कितना बड़ा बर्डन है ये डेट जापान की इकोनॉमी पे। तो आपको मैं बताऊं हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ जापान ने बॉन्ड्स इशू किया, ठीक है, जिसको खरीदा किसने, बैंक ऑफ जापान ने, जापानीज इन्वेस्टर्स ने और कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने। उन्होंने अपना पैसा ऑलमोस्ट 0% इंटरेस्ट पे किसको दिया, गवर्नमेंट ऑफ जापान को। गवर्नमेंट ऑफ जापान ने उन पैसों का यूज किया स्पेंडिंग करने में, खर्चा करने में। कहां पे, हेल्थ केयर में, सिक्योरिटी में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन सब जगहों पे। इसके कारण क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। क्यों, क्योंकि ये सारा पैसा गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है, खर्चा करेगा तो चीजों का डिमांड बढ़ेगा, तो उन सारी चीजों का महंगाई होगा, उन सारी चीजों का डिमांड बढ़ेगा तो प्राइसेस बढ़ेंगे, प्राइसेस बढ़ेगा तो पूरे के पूरे इकोनॉमी में महंगाई बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन को टैकल करने का एक ही तरीका होता है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो, पर बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा सकती है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ जापान के पास पैसा ही नहीं है कि वो इंटरेस्ट दे पाए। गवर्नमेंट ऑफ जापान $73 बिलियन के डेफिसिट में चल रही है। अभी केवल 6 महीना हुआ है 2022 में और गवर्नमेंट ऑफ जापान $73 बिलियन के डेफिसिट में है, यानी लॉस में है। तो सोचो, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे इन्फ्लेशन को कम करने के लिए तो गवर्नमेंट ऑफ जापान इंटरेस्ट दे नहीं पाएगी। तो गवर्नमेंट ऑफ जापान इंटरेस्ट देगी कहां से, उनके पास तो पैसे ही नहीं है। सो पूरा का पूरा इशू पता है क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ जापान के ऊपर बहुत सारा उधार हो गया है, हद से ज्यादा, इतना ज्यादा कि बैंक ऑफ जापान अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी तो गवर्नमेंट ऑफ जापान इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएगी। सो यहां पे एक सवाल और उठता है कि क्या होगा अगर बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिया इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, तो क्या होगा। देखो, अगर इंटरेस्ट रेट बैंक ऑफ जापान ने बढ़ाया तो गवर्नमेंट ऑफ जापान इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएगी अपने बॉन्ड्स का, अपने उधार का वो इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएगी, जिसके कारण क्या होगा, लोग बॉन्ड्स बेचना चालू कर देंगे। जो बॉन्ड्स लोगों ने खरीद रखा है, चलो बैंक ऑफ जापान नहीं बेचेगी, पर लोग बेचना चालू कर देंगे। क्यों, क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, उनको डिफॉल्ट हो रहा है।
गवर्नमेंट ऑफ जापान डिफॉल्ट कर रही है, लोगों का भरोसा बॉन्ड्स पे से हटने लगेगा, वो बॉन्ड्स को बेचने लगेंगे, बॉन्ड्स का डिमांड गिरने लगेगा, जिसके कारण इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने लगेगा। और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ जापान पैसे पे ही नहीं कर पाएगी, जिसके कारण क्या होगा, डिमांड खत्म हो जाएगा पूरे के पूरे इकोनॉमी में, जिसके कारण ये होगा कि जो इकोनॉमी अभी रिसेशन में है वो डिप्रेशन में आ जाएगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण लोगों का भरोसा इकोनॉमी पे से हट जाएगा, लोग खर्चा करना बंद कर देंगे, लोग अपना सारा पैसा उठा के सेविंग्स अकाउंट में एफडी में डाल देंगे, स्टॉक मार्केट गिरने लगेगा, और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा जापान की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। सो यहाँ पे जो पूरा खेल चल रहा है वो ये चल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ जापान के पास उधार बहुत सारा है, अब वो उधार चुका सके इसलिए बैंक ऑफ जापान और सारा पैसा उनको देता है, जिसके कारण क्या होता है, बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट बढ़ा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट पे नहीं कर सकती है। पर लोग क्यों गवर्नमेंट के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि लोगों के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। पूरा का पूरा इकोनॉमी रुका हुआ है, स्टॉक मार्केट बढ़ नहीं रहा है, नए बिजनेसेस वहां खड़े नहीं हो रहे हैं, केवल एक ही ऑप्शन है, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो जहां पैसा सेफ है। यही दिखता है लोगों को सिर्फ। सो जिस दिन लोगों का भरोसा बॉन्ड्स पे से हटेगा, बॉन्ड्स के प्राइसेस गिरने लगेंगे। क्यों? क्योंकि लोग बॉन्ड्स को बेचने लगेंगे, लोग बॉन्ड्स को बेचेंगे, प्राइसेस गिरेगा, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ जापान बैंकरप्ट हो जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ जापान बैंकरप्ट होगी, उसको बचाने के लिए बैंक ऑफ जापान और नोट प्रिंट करेगा और सारा पैसा गवर्नमेंट ऑफ जापान को देगी, और गवर्नमेंट ऑफ जापान को जितना ज्यादा पैसा मिलेगा वो उतना खर्चा करेंगे, और जिसके कारण महंगाई आसमान छूने लगेगा। अभी आप एक डेटा देखो कि जापान का जो महंगाई है वो पिछले 30 साल के टॉप पे चल रहा है, ऑलमोस्ट 4% के आसपास महंगाई पहुंच चुका है, जो कि पिछले 30 साल में सबसे हाई पे है। तो सोचो क्या होगा अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा, गवर्नमेंट ऑफ जापान बैंकरप्ट। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। उसको बचाने के लिए बैंक ऑफ जापान अगर नोट प्रिंट करेगी, महंगाई और बढ़ेगा। अगर महंगाई को रोकने के लिए बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी, गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। सो इसीलिए बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट बढ़ा नहीं सकती, गवर्नमेंट बस उस पैसे को रोटेट कर रही है, बस उस पैसे को रोटेट कर रही है। इकोनॉमी पूरी तरीके से इनका रुक गया है, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा, लोग बॉन्ड्स बेचेंगे, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी, बैंक ऑफ जापान और पैसा प्रिंट करेगा, महंगाई और बढ़ जाएगा, लोग गरीब हो जाएंगे। बैंक ऑफ जापान खत्म, गवर्नमेंट ऑफ जापान खत्म, और जापान के लोग खत्म, केवल और केवल इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण। इसीलिए आज बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहे हैं, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का। ये पूरा का पूरा खेल चल रहा है जापान की इकोनॉमी में कि उनके पास बहुत सारा उधार है, वो इंटरेस्ट चुका नहीं सकते। इसीलिए बैंक ऑफ जापान के ऊपर प्रेशर है कि वो इंटरेस्ट रेट को कम से कम रखे। वो नोट प्रिंट कर करके जापान के गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं ताकि जापान चल सके, जिसके कारण महंगाई बढ़ रहा है, लोग गरीब हो रहे हैं, और एक दिन आएगा कि ये बबल भी फूट जाएगा और वहां से जापान खत्म होने के कगार पे आ जाएगा।